तो दोस्तों आज का जो वीडियो है जेकबोर्ड क्लास 12 के सभी विद्यार्थी जो आर्ट्स के, साइंस के और कॉमर्स के हैं, जिनका भी दोस्तों इकोनॉमिक्स का पेपर रहने वाला बोर्ड एग्जाम 2025 में, तो वे दोस्तों सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा अंत तक देख के चलिएगा। ऐसे इसलिए दोस्तों कर रहा हूं क्योंकि आपको वीडियो में पता चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज का जो क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं इकोनॉमिक्स का, ये दोस्तों जेक का खुद का ओरिजिनल, खुद का ऑफिशियल क्वेश्चन है, जो दोस्तों आप सभी को देखना बहुत ही बेहद जरूरी है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न को। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 ऑल स्टूडेंट्स आर्ट्स साइंस कॉमर्स इकोनॉमिक्स के पेपर देने वाले। तो चलिए दोस्तों आज की इस फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग इकोनॉमिक्स का पेपर में तहलका मचा दीजिएगा इस बार, ठीक है। और दोस्तों एग्जाम देने जाइए इकोनॉमिक्स का तो सबसे पहले आपको इंग्लिश में, ठीक है, लिखा हुआ रहेगा और उसका बाद आप लोग का हिंदी में लिखा हुआ रहेगा। तो दोस्तों हम मुझे वीडियो में क्या बताने वाला है, हिंदी में बताने वाला है, ठीक है। तो आप लोग हिंदी में देखिए, आराम से टिक कीजिए। जो इंग्लिश के विद्यार्थी हो तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके, क्योंकि मैं इंग्लिश का भी टाइम दूंगा और आंसर को आप लोग टिक करते चलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर के लिए क्या पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन करने से। तकनीकी मतलब कि क्या होगा, यानी कैसे हम उत्पादन करें। यदि आपके पास अर्थव्यवस्था की ये जो समस्या है कि कब तकनीकी से, तकनीकी मतलब सर जी बोले तो अरे मान चलिए आपके पास संसाधन नहीं है, ठीक है, संसाधन नहीं है और आपको खेती करना है, क्या करना है, खेती करना है, ठीक है। तो आपके पास जब तक कुल्हार, खदौर, उदौर, ठीक है, जो भी आपका ट्रैक्टर उड़क्टर जिससे आप लोग मट्टी को जोतते हैं, अगर ये सारा चीज आपके पास संसाधन है ही नहीं तो उत्पादन आप लोग कैसे करेंगे। सर जी क्या बोले, कैसे करेंगे, क्या बोले, कैसे कैसे करेंगे, मतलब कि तकनीकी का जो चयन करना ऑप्शन नंबर 2 से कैसे करेंगे, आ गया ना। अरे आंसर तो आपका क्वेश्चंस में ही छुपा है, सिर्फ समझने की देरी है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों, चैनल पर पहले बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे बढ़िए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और इकोनॉमिक्स में तहलका मचा दीजिए, फिर सब्जेक्टिव का वीडियो लाएंगे उसमें भी तहलका आप लोग मचा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, ठीक है, कि किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं का संतुलन करने की क्षमता। सर जी ये क्वेश्चन कैसा, समझा दीजिए, समझा दे आपको, समझा दीजिए। अरे मान के चलिए 2 गो रोटी है आपके पास, ठीक है, कितना है, 2 गो रोटी है, ठीक है। तो ये रोटी मान चलिए आपको भूख लगा हुआ है, ठीक है, बहुत कस के भूख लगल है और 2 गो रोटी आपको दे देंगे तो आप क्या कीजिएगा, घचक सुने आप लोग खा लीजिएगा, खा लीजिएगा। तो ये क्या हुआ, आपको संतुष्ट किया कि नहीं किया। सर जी बहुत संतुष्ट किया। काहे संतुष्ट किया, आपको भूख लगा था, क्या लगा था, भूख, और 2 गो रोटी आप खा लिए, और 2 गो रोटी खा लिए तो इसका कहने का मतलब कि आपका आवश्यकता जो था वो आपको संतुष्ट कर दिया है। मान के चलिए आपका जो चाह है एक मोटरसाइकिल लेना है, ठीक है, मोटरसाइकिल लेना, बाइक लेना, वो आपको दे दिया जाए तो ये आवश्यकता को आपको संतुष्ट कर रहा। और इसको दोस्तों लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स में उपयोगिता। उपयोगिता बोले तो यूटिलिटी, यूटिलिटी, उपयोगिता बोले तो यूटिलिटी। समझ में आया, आ गया, एग्जाम में आएगा तो छूटेगा नहीं ना, नहीं छूटेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना, 3 नंबर। तो 3 नंबर दोस्तों क्वेश्चंस है उपयोगिता के क्रमवाचक, ठीक है, विश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया। सर जी इसको समझाइएगा, नहीं का है, अरे प्रतिपादन पूछा है, ठीक है, इसको कौन बोला है कि उपयोगिता क्रमवाचक विश्लेषण है। तो क्रमवाचक विश्लेषण है तो हिग्स और एलन ने, हिग्स और एलन ने जो क्रमवाचक विश्लेषण बताया है उपयोगिता को, ठीक है, क्रमवाचक ये इन्होंने बताया है। और अगर आप लोग दोस्तों गणनावाचक की बात की जाए, ठीक है, गणनावाचक की बात की जाए तो वो मार्शल बताता है। कौन, मार्शल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, बिल्कुल गलती तो नहीं कीजिएगा, नहीं करेंगे। गणनावाचक मार्शल है और आप सभी का क्रमवाचक हिग्स और एलन है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेगा 4 नंबर क्वेश्चन से। तो देखिएगा 4 नंबर एक चित्र दिले है, ठीक है, चित्र दिया है इस प्रकार का। चित्र क्या है, इस प्रकार का, मतलब कि एक ऐसे है, ये एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, और एक्स वाई अक्ष में आपका कीमत है, ठीक है, और एक्स अक्ष में आपका मांग है, ठीक है। ढलान देखिएगा तो आप लोग ये एक्स अक्ष के समानांतर है, जो आपका ढलान है क्या है, एक्स अक्ष के समानांतर है। जब दोस्तों एक्स अक्ष के समांतर की बात की जाए, जब एक्स अक्ष की समांतर की बात की जाए तो ये जो क्वेश्चंस का जो आंसर है कि पूर्णता लोचदार मांग होगी। कैसे होगी, पूर्णता लोचदार मांग। समझ में आ गया ना, पूर्णता कैसा मांग होगा, तो लोचदार मांग होगा, ठीक है।
और यही y के समांतर आया था। तो y के समांतर आता तो आप लोग बोलते पूर्णतः बेलोजदार मार्ग। ठीक है, दिक्कत नहीं ना, गलती तो नहीं कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। 5 में दोस्तों उपयोगिता की उपभोक्ता की आय बनने से किस प्रकार की वस्तु की मांग घटेगी। अरे मान चलिए आप 1000 रुपये कमाते थे, ठीक है, 1000 कमाते थे और अब आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं, तो किस प्रकार की वस्तु की मांग घटेगी। अरे जैसे 1000 कमाए थे तो सारा पूरा चीज आप लोग लेकर के आ जाते थे घर, ठीक है, क्योंकि पैसा कम था और कैसी तरह आपको जो है रोजी रोटी को चलाना था। और जैसे आपका इनकम 10,000 रुपया हुआ तो आप लोग बोलिए कि जो बेकार चीज घर ले जाते थे, घटिया चीज जो पसंद नहीं था, अब हम उसको नहीं ले जाएंगे। मतलब कि अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो आप लोग किसी भी प्रकार से घटिया वस्तु को नहीं खरीदिएगा। ठीक है, मान चलिए अंबानी की बात की जाए तो बेटा कितना कमाता है, ठीक है, अगर वो, ठीक है, उसको बोला जाए कि तू जा करके, ठीक है, 5 वाला रोटी लेके आ खरीद के खाने के लिए, तो लेके आएगा नहीं, कहेगा वो सब हम नहीं खाएंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग तो खा लेंगे। उसके लिए वो घटिया, हम लोग के लिए वो बेहद है। ठीक है, क्योंकि ये पैसा के हिसाब से दोस्तों बताया जाता है। अर्थशास्त्र क्या है, इसमें आपको आर्थिक दृष्टि के बारे में बताया जाता है, ठीक है, जिसके 2 पार्ट है, बेसिस्टी और समष्टि, जो बांटा था रेगनर फ्रिश ने। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए कि दीर्घकाल उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। दीर्घकाल का जो बात किया जाता है दोस्तों, तो दीर्घकाल जो है पैमाने के प्रतिफल नियम के संबंध से, पैमाने के प्रतिफल नियम के संबंध से दीर्घकाल, ठीक है, लंबे समय तक के लिए, लंबे समय तक के लिए। दीर्घकाल उत्पादन फलन में क्या होता है ना कि सभी साधन क्या होता है, परिवर्तित होती है, सभी साधन परिवर्तित। और अल्पकाल की बात की जाए ना तो अल्पकाल में बोलिए कि एगो साधन परिवर्तित होती है, बाकी आपका अपवर्तित रहती है। तो दीर्घकाल में पैमाने का प्रतिफल नियम लागू होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा। चलिए आगे बढ़िए 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर है, 7 नंबर उत्पादन फलन को व्यक्त कीजिएगा। तो फलन को दोस्तों आप लोग कैसे व्यक्त कीजिएगा, ठीक है, फंक्शन को आप लोग कैसे व्यक्त कीजिएगा। तो फंक्शन को देखिए क्यू तो ये आपका हटा दीजिए, ठीक है, क्यू एक्स है तो क्यू एक्स में मान चलिए, ठीक है, ये ठीक है। फंक्शंस को दोस्तों हम लोग एफ से डिनोट करते हैं और एफ का जो ब्रैकेट में जो चीज लिखा रहता है ना, इसी को फंक्शन बोलते हैं, फलन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िएगा 8 नंबर कि किसी वस्तु को उत्पादन की स्थिर लागत 60 रुपया, मतलब कि कोई ऐसा वस्तु है जिसका उत्पादन का लागत कितना, खर्चा कितना आया, कॉस्ट हमारे पास आता है 60 रुपया। ठीक है, मूल्य की 10% इकाई उत्पादन की औसत स्थिर लागत क्या होगी। 10% दोस्तों इकाई उत्पादन का औसत स्थिर लागत की बात पूछा है। तो औसत स्थिर लागत में क्या होता है ना, क्या होता है सर जी, औसत स्थिर लागत में कि जो आप देखिए जो कॉस्ट जो पड़ा है जो 60 रुपया, ठीक है, और इकाई का जो उत्पादन पड़ा है 10 रुपया, डिवाइड कीजिएगा तो 6 रुपया, और यही 6 रुपया दोस्तों क्या आएगा, औसत लागत उत्पादन। मतलब कि देखिए कि कोई वस्तु है आप लोग 60 रुपया में खरीदे, ठीक है, एक वस्तु का दाम 10 रुपया है, ठीक है, मतलब कि 10 इकाई उसकी, मतलब कि कोई वस्तु है जो आप 60 रुपया में खरीदे हैं और 10 इकाई उसका आप लोग खरीद के लाए हैं, तो एक वस्तु का रुपया कितना पड़ेगा, तो भागे नहीं दीजिएगा तो 6 रुपया पड़ेगा, 6 दहा 60 रुपया। आगे बढ़िए 9 नंबर कि दो समोत्तक वक्र के बीच दूरी को व्यक्त करता है। ठीक है, ठीक है, तो संपोदात्व बीच के जो दूरी को कौन व्यक्त करता है, तो जो व्यक्त करता उत्पादन स्तर में परिवर्तन व्यक्त करता, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए देखिए अगर आप लोग 10 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा तो क्वेश्चंस कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही है। तो सही की बात की जाए तो दोस्तों टोटल टीबीसी जो बराबर होता है टोटल कॉस्ट माइनस टीएफसी का बराबर होता है। ठीक है, टीबीसी जो बराबर होगा टीसी माइनस टीएफसी, टीसी माइनस टीएफसी, टीसी माइनस टीएफसी, टीबीसी बराबर होगा टीसी माइनस टीएफसी। याद रहेगा, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बिका 11 नंबर। कहता है दोस्तों उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप लोग कोई उत्पादन की मात्रा में उसका परिवर्तन करें तो क्या चीज में परिवर्तन नहीं होगा, तो हम लोग जानते हैं कि कुल स्थिर लागत में परिवर्तन बिल्कुल से नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका बाद आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि औसत, ठीक है, औसत लागत वक्र का जो है
आकार कैसा होता है, औसत वक्र का, ठीक है। औसत मैं आपको लिख दूं, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। औसत वक्र लागत का, ठीक है, लागत का जो है आकार कैसा होता है। तो ये आप दोस्तों आप बता दिए, औसत लागत का जो वक्र है यू अक्षर के जैसा होता है, ठीक है, यू शेप के जैसा, ऐसे। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। औसत लागत वक्र का जो आकार होता है यू शेप का ऐसा होता है, इस प्रकार से ग्राफ में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1। इसका 13 नंबर, किस बाजार में एआर और एमआर बराबर होता है। एआर बोले तो औसत रेवेन्यू, एमआर बोले तो मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो ये दोनों दोस्तों आपस में बराबर कब होगा, तो आपस में ये जहां कहां पर बराबर होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में बराबर होता है, ठीक है। औसत आगत और सीमांत आगत, ठीक है, लागत। चलिए 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है। विभेदीकृत वस्तु बोले जाए तो दोस्तों ये आपका एक ऐसा बाजार है, एकाधिकार प्रतियोगिता एक ऐसा बाजार में जिसमें दोस्तों वस्तु का ठीक है, विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन किया जाता है, मतलब अलग अलग, ठीक है, विभेदीकृत, जो आपका समरूप कुछ नहीं होगा एकाधिकार में। ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद अगर आप लोग देखिए 15 नंबर कि फॉर्म के संतुलन की मूल शर्त है। अगर कोई फॉर्म है, फॉर्म किसको बोलते हैं, ठीक है, फॉर्म किसको बोलते हैं, गोदाम को बोलते हैं। आप लोग याद रखिए, किसी चीज का गोदाम हो गया, फल का, सब्जी का, तो फॉर्म का संतुलन कौन करता है, तो फॉर्म का संतुलन हमेशा आप लोग याद रखिए कि एमसी जो मार्जिनल जो कॉस्ट होगा, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू का अगर बराबर आती है, मार्जिनल जो कॉस्ट होगा मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर आती है, वही फॉर्म को क्या करेगा, संतुलन करेगा, ठीक है। चलिए देखा जाए 16 नंबर क्वेश्चन, तो पूर्ति अपने लिए मांग का सृजन स्वयं कर लेगी। पूर्ति अपने लिए क्या कर लेगी, मांग का सृजन स्वयं कर लेगी। ये कौन बोला था, बोलने वाला अर्थशास्त्री का क्या नाम है, तो ये जेबी से बोला था, जेबी से, ठीक है, जेबी से। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़िए 17 नंबर, एकमुश्त कर लगने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान चलिए कोई वस्तु है, ठीक है, कि उस पर मान चलिए कोई वस्तु था, पहले से कर लग रहा और एकमुश्त कर लग चुका है, उस पर फिर से लगा दी गई। अगर ऐसी वस्तु जिस पर कर लगा दी गई है तो दोस्तों उस वस्तु पर पूर्ति का जो प्रभाव पड़ता है, पूर्ति जो अपवर्तित रहती है, ठीक है। अपवर्तित बोले तो सर जी ना बदलेगा ना घटेगा, ना बदलेगा, ठीक है, ना घटेगा, क्योंकि जिसका चाह है आपको, जिसकी जरूरत है तो आप लोग उसको खरीदेंगे ही, इसलिए उसको अपवर्तित बोलते हैं। 18 बाजार मूल्य का परिभाषा किया जाता है। तो बाजार मूल्य को जो परिभाषा अगर आप लोग कीजिएगा तो ये दोस्तों अल्पकाल में किया जाता है। अल्पकाल मतलब कि थोड़ा समय के लिए। बाजार मूल्य जैसे कि मान चलिए अगर आप लोग जानते हैं कि रोज, ठीक है, हमेशा हर दिन अब बाजार जाइएगा तो सब्जी के भाव ले लीजिए ना, ठीक है, हर दिन आपका सब्जी का रेट ऊपर नीचे होता है, आपको पता है ना। आज मान चलिए कोई सब्जी जो 10 रुपये दे रहा है, हो सकता है कल इसका प्राइस परसों 10 से 40 हो जाए, तो ये क्या होगा, कुछ दिन में प्राइस बढ़ा, इसको बोलते हैं अल्पकालीन बाजार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि बाजार का मूल्य परिभाषित किया जाता है अल्पकालीन बाजार से। अब 19 नंबर देखिए कि अधिक मांग की स्थिति में कीमत की प्रवृत्ति होगी। ज्यादा मांग की दोस्तों स्थिति में कीमत का प्रवृत्ति कैसा होगा, अधिक की मांग में, ज्यादा मांग रहेगा तो कीमत की स्थिति कैसे होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। मांग चलिए कि किसी वस्तु का मांग ज्यादा है, और मांग ज्यादा हम लोग जानते हैं, जाहिर सी बात है कि पर्व त्योहार कुछ भी आ जाए तो उस चीज किसी भी वस्तु का मांग ज्यादा हो जाता है। और मांग ज्यादा होने से जानते हैं कि कोई वस्तु जो 10 रुपये दे रहा था आम दिन, ठीक है, वो उस दिन दोस्तों आपका 40 रुपये कर देगा, मतलब कि वृद्धि कर देगा वो अपना मूल्य में। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाजार कौन कौन जाता है बताइएगा, ठीक है। 20 नंबर, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, कीमत कहाँ निर्धारित होगा, तो जहां पर वस्तु की मांग और पूर्ति के बराबर हो, मतलब कि मांग और पूर्ति क्या बराबर हो, मतलब कि जितना मांगने वाला हो और जितना जो है देने वाला हो, अगर ये बराबर है तो कीमत वहीं पर निर्धारण होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि अगर मांग ज्यादा है और पूर्ति कम है तो कीमत जाहिर सी बात है बढ़ेगा, ठीक है, और इसका अपोजिट होगा तो घटेगा। 21 नंबर देखिए कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, द जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट एंड मनी, ये जो पुस्तक लिखा है इसका लेखक कौन है, ठीक है, कौन अर्थशास्त्री इस पुस्तक को लिखा। इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है J.M. स्किन्स। और एक क्वेश्चन तो सब लोग माइंड में फिक्स कर लिए 5 नंबर का सब्जेक्टिव में
कि जे.एम. स्किन्स का रोजगार सिद्धांत नियम को बताइए। 100% क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इसलिए पूरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया ताकि ये सारा क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम से पहले देख लें। इसका दूसरा है कि जीएनपी और एनएनपी में क्या संबंध है। तो जीएनपी, ठीक है, जीएनपी और एनएनपी एक होता है, इस दोनों में आपको बताना है संबंध क्या है, ठीक है। तो जो संबंध होता है, जो एनएनपी है दोस्तों, ये आपका जीएनपी माइनस घिसावट, जो एनएनपी हम लोग निकालते हैं, ठीक है, एनएनपी हम लोग निकालते हैं, ये आपका जीएनपी और घिसावट को हम लोग माइनस करके निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट है आप सभी का 23 नंबर। अस्टोक चर का एक उदाहरण है। अस्टोक चर का एक उदाहरण कौन हो जाएगा, ठीक है। तो अस्टोक चर का जो एक सबसे मूल्य उदाहरण आपका पूंजी है। अस्टोक चर का सबसे मूल्य निर्धारण कौन है, तो पूंजी है। यहां तक पहुंचने से किसी को दिक्कत तो नहीं ना हुआ, आप लोग बताइए। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु का सेवा का मूल्य इनमें से एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है। मान लीजिए कोई राष्ट्रीय आय की गणना कर रहा है, ठीक है। अब जब भी आप लोग राष्ट्रीय आय की गणना कीजिएगा और एक वस्तु का 2 बार अगर उसका मूल्य गिनेंगे, ठीक है, तो इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोहरी गणना कहते हैं, ठीक है, दोहरी गणना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर सब्जेक्टिव पूछे कि दोहरी गणना क्या, तो आप लोग बोलिए राष्ट्रीय आय के आकलन से किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना दोहरी गणना कहलाता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं की मध्यवर्ती वस्तु है। मतलब कि दोस्तों हम लोग कोई ऐसा वस्तु है जहां पर गेहूं उसकी मध्य भूमिका निभाती है। तो देखिए बिना गेहूं का ब्रेड बनेगा नहीं, बिना गेहूं का रोटी बनेगा नहीं, बिना गेहूं का बिस्कुट बनेगा नहीं। मतलब कि तीनों वस्तु में गेहूं क्या है, मध्यवर्ती भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। 26 नंबर देखिए, मुद्रा का कार्य क्या, मुद्रा क्या करता है। तो मुद्रा का जो कार्य दोस्तों विनिमय का माध्यम है, मूल्य का संचय करना, मूल्य का मापक करना, ठीक है। तो यहां जिसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखिए 27 नंबर, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। कौन कहा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ठीक है। यह वाटक ने बोला था, यानी कि हॉटेल्स बिल्डर्स ने बोला था। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर देखिए कि भारत का एक केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक हम लोग जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। भारत का क्या केंद्रीय बैंक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद कुछ और प्रश्न है 29 नंबर कि केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है। केंद्रीय बैंक क्या करता है, आरबीआई क्या करता है। आरबीआई क्या करता है, तो केंद्रीय सरकार का बैंक का एजेंट, बैंक का बैंक, नोट जारी करना, तीनों का काम करता है, ठीक है। ठीक है, आपको पता है कि केंद्रीय बैंक को सरकार का बैंकर के रूप में जानते हैं, बैंक का बैंक कहलाता है क्योंकि सारा व्यापारिक बैंक को यही संभालता है, नोट भी जारी करता है गवर्नर के द्वारा, ठीक है। तो सभी इसका काम हो जाएगा, तो 4 नंबर हो जाएगा। अब आप लोग आगे बढ़िए और 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर, ठीक है। कहता है दोस्तों कि उपभोक्ता फलन, उपभोग फलन, ठीक इस प्रकार दिया, तो स्वायत्ता उपभोग क्या होगा। स्वायत्ता उपभोग सी इक्वल टू है ए प्लस बी वाई, ठीक है, सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई। इसमें आपको बोला स्वायत्ता उपभोग कौन है, तो स्वायत्ता उपभोग जो है ए जो दिख रहा है यही होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको। देखिए 30 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखें, ठीक है। सब्जेक्टिव का वीडियो भी ला देंगे, टेंशन मत लीजिए। अगर आपको ज़्यादा इंतजार नहीं हो रहा है तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन दोस्तों जो 50 वाला जो गेस्ट पेपर में आपको बताया था, सारा क्वेश्चन दोस्तों उसी गेस्ट पेपर से आ रहा है। तो आप लोग इस नंबर पे, ठीक है, जो 50 वाला जो गेस्ट पेपर है, इस नंबर से आप लोग बाय कर सकते हैं। कितना, 50 रुपये पे कर दीजिएगा और गेस्ट पेपर आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ के फॉर्म में दे दिया जाएगा, जिसमें ऑल सब्जेक्ट आपको रहेगा और आराम से तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।